सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किन किन तरीकों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। ये सब प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हम लोग सबसे मज़ेदार पढ़ने वाले हैं कि आज ही की क्लास में कि किन किन मदों को, दैट मीन्स आइटम को, किन किन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और किन को शामिल नहीं किया जाता है। और दो जो चुभते सवाल हैं कि भाई अगर ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रति महीना जो आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा, अभी नहीं तो पता है कभी तो दिया जाएगा, तो वो जो प्रति माह 6,000 रुपये 5,000 रुपये जो भी कहा गया है, तो वो जो आपको मिलेगा तो वो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। और दूसरा कि आपको मोदी जी ने जो 15 लाख रुपया भेजने वाले थे, तो वो जो 15 लाख रुपया आएगा वो उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं भी 15 लाख का भाई लखपति, आप भी लखपति, सारे लोग लखपति, तो इतना लखपति होगा तो हमारा जीडीपी सोचिए कहाँ जाएगा। तो ये काउंट होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा आज हम लोग आराम से करने वाले हैं। जो भी भक्तगण होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के भक्तगण होंगे, तो वो भक्ति आप थोड़ा क्लास के बाहर तक रखिएगा। यहाँ पे ये क्लास हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ जो मुद्दे हैं ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। अगर आपको किसी पार्टी वाला विशेष से अगर बुरा लग जाए कि नहीं ये तो भाई बुरा बोल दिया गया भाई मेरे जी हुजूरी के लिए, तो भाई जी हुजूरी मत करिए, आराम से पढ़ाई करिए, बेरोजगार रहिएगा, कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे झंडा ढोने में आपका प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग होगा, प्रयोग, उपयोग भी नहीं, प्रयोग होगा, ठीक है। आप उसके लिए बस प्रयोग नहीं होता, एक प्रायोगिक साधन हो जाएंगे, हाँ भाई चलो वस्तु के समान। तो खैर जो भी है, कोई भी पार्टी के भक्ति भावना से जुड़े हुए हो, क्लास से बाहर रखिएगा भक्ति भावना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे और दोनों के सभी पार्टियों के बारे में बोला जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि खुश भी नहीं होना है कि अरे आज उसको बोला गया है, कोई बात नहीं, कल आपको भी बोला जा सकता है, किसी भी पार्टी को, सभी की पार्टी को बोला जाएगा। तो आराम से न्यूट्रल होकर के क्लास करना है। तो हम लोग को चलिए राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या था ये सारा कुछ हो चुका है पिछले क्लास में। राष्ट्रीय आय को हम लोग कैलकुलेशन देख लिए थे, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए गए हैं पिछले क्लास में कि अगर एनआईटी को क्यों घटाया जाता है, सब्सिडी को क्यों जोड़ा जाता है, कहाँ जुड़ेगा, कहाँ घटेगा, क्यों जुड़ेगा, क्यों घटेगा, सरकार को जो टैक्स दिया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, वो राष्ट्रीय आय में शामिल है या नहीं है, क्यों नहीं शामिल है। इन सभी मुद्दों पे, सभी चीज़ों पे आज चर्चा होगी। आराम से समझिए और एग्ज़ाम में बेफिक्र होकर के जाइएगा कि कुछ भी पूछ ले, तुमको ये पूछना है भाई, चाहे टोटल चीज़ जाने रहिएगा तो फिर क्या दिक्कत है भाई। अपना ना है रट के थोड़े गए हैं कि हे भगवान वही क्वेश्चन आ जाना, हे भगवान वही क्वेश्चन आ जाना, और देख ली वहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग दूसरा, तो उसका इस तो पढ़ भी नहीं किए, तो उस टाइप का ना हो भाई, पूरा समझे जाएंगे भाई। जो पूछना है पूछ ले भाई, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। तो हम लोग आज विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय लिखे, राष्ट्रीय आय गणना की विधियाँ। चलिए विधियाँ याद रखिएगा ना, ये तीन है कि तीन तरीके से हम लोग राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। एक तो है उत्पादन विधि, एक होता है आय विधि, और एक होता है व्यय विधि। मोटे तौर पर अभी तीनों को समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या इसमें विधियाँ हैं। लेकिन आमतौर पर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कोई कितनी प्रकार की विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, बस सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में इतना ही रहता है। इसके बाद सवाल इस पर रहेगा कि ये ऐड होता है राष्ट्रीय में या नहीं होता है। मुख्य तौर पर यही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। विधियों के बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रह जाए। नहीं तो ऐसे भी बोल के निकला जा सकता है कि 3 विधियाँ हैं, ये विधियाँ हैं, हाँ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। उत्पादन विधि, तो अभी तक हम लोग जो समझ रहे थे ना जीडीपी वाला,
कि क्या कितना उत्पादन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तो सारा चीज़ हो गया। ठीक है, उत्पादन विधि सारा जितना भी उत्पादन हुआ, या तो वस्तु का या सेवा का, तो जितना भी उत्पादन हुआ सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। चूँकि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, या तो वो वस्तु का उत्पादन कर रहा है या तो वो सेवा का उत्पादन कर रहा है, ये दोनों चीज़ में से कुछ ना कुछ तो वो लगा हुआ है, वस्तु का उत्पादन में या सेवा का उत्पादन में, किसी भी उत्पादन में। तो जब भी कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं उत्पादन के कारक, तो कोई भी व्यक्ति जो उस कार्य में लगा हुआ था सबका इनकम कैलकुलेट हो रहा था, जो भी सहयोग दे रहा था, चाहे वो भूमि हो, अगर भूमि है तो अगर वो रेंट पे लिया गया है तो भाई रेंट तो देंगे, रेंट उसको उसके बदले रेंट मिलेगा। श्रम जो जितने उसमें मजदूर रहेंगे, मजदूर को वहाँ पे मजदूरी मिलेगा। जो और मशीनरी वगैरह है, टूट फूट है, तो वो सब सारा को तो भाई पैसा दे के ही लाया जा रहा है ना, तो सबके लिए पैसा पेड किया गया है और उसको रखा जा रहा है आगे। जैसे कि जो उद्यमी था, उद्यमी को भी तो वहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। आखिर वो बिजनेस कर रहा है तो क्या मिल रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसको अपना सैलरी मिल रहा है। सारे लोग जितने भी लोग काम में थे सबका सैलरी है, सबका जो भी सैलरी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सारा कुछ को काउंट किया जाता था। चाहे वो उसके बाद फिर आगे बढ़ता था, मार्केट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, तो जो भी लोग हैं सभी का इनकम कैलकुलेट हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सरकार का छोड़ करके। वो आगे चल के अभी क्लियर होगा कि वहाँ पे सरकार का इनकम क्यों नहीं कैलकुलेट किया जा रहा था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है ये, तो उत्पादन, एक तो हो गया उत्पादन कारक। तो उत्पादन में क्या होगा कि सारा कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, जितना भी उत्पादन किया गया है, तो जो भी उत्पादन किया गया है वो सब जीडीपी, वस्तु और सेवाओं का उपयोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जीडीपी। तो ये जो भी होता है कैलकुलेट वो होता है मार्केट प्राइस पे। इसके बाद इसमें से डिप्रिसिएशन हटा देते थे तो क्या निकलता था हमारा एनडीपी। एनडीपी में क्या होता था, ये भी हो गया मार्केट प्राइस। अब इससे अगर एनआईटी निकाल देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और यदि अब इससे नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो भी होगा उसको इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। जैसे कि मान के चलिए जितने भी भारतीय विदेशों में रहते हैं, हम लोग जो बात कर चुके हैं कि जो जीडीपी होता है वो क्षेत्र के आधार पर होता है, कि आपका बाउंड्री के अंदर, आपके देश के या अर्थव्यवस्था के बाउंड्री के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है, चाहे वो उत्पादन किसी ने भी किया हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत में सिर्फ भारतीय ही थोड़े रह रहे हैं, विदेशों से भी तो लोग रह रहे हैं। उसी प्रकार से कोई भी देश हो विश्व का, वहाँ पे सिर्फ उसी देश के लोग थोड़े रहते हैं, बहुत सारे देश के लोग रहते हैं। जैसे कि भारत ही ले लीजिए, भारत का तो लगभग सभी देश में तो व्यक्ति रहता ही है, सभी देश में है। तो जहाँ भी वो रह रहे हैं, जहाँ भी वो कमा रहे हैं, चाहे किसी भी देश का नागरिक हमारे यहाँ पे रह रहा है, तो वो रह कहीं भी रहा है, उसका इनकम उसके देश में कैलकुलेट होता है। ये हम लोग समझ चुके थे जीएनपी में। तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध आय दैट मीन्स क्या, मान के चलिए जितना भी इंडियन विदेशों में रह रहे हैं वो सब सारे मिल करके 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जितने विदेशी भारत में रह करके रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो मान लीजिए कमा रहे हैं 600 करोड़, और जितने भारतीय वो रह रहे हैं बाहर और कमा रहे हैं 1000 करोड़। तो हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कितना आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय तो 1000 करोड़ आ रहा है, और 600 करोड़ जो बाहरी लोग कमा रहे हैं उसको भी तो घटाना पड़ेगा। तो 1000 करोड़ माइनस 600 करोड़, तो बचा कितना, 400 करोड़। तो यहाँ पे जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होगा वो 400 करोड़ होगा, 1000 करोड़ नहीं। हालांकि कमा रहा है विदेशों में रह करके 1000 करोड़, लेकिन यहाँ पे जो लोग कमा के जा रहे हैं उसको भी तो घटाएंगे। जितनी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां भी तो यहाँ हैं, भारत की कंपनियां भी विदेश में हैं, तो वो भी जितनी कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, वो उनके देश में कैलकुलेट होता है। तो आप मान लीजिए जो भी अमेजन से सामान खरीद रहे हैं, तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है, ये आप याद रखिएगा, वो इंडिया में नहीं कैलकुलेट हो रहा है, वो कैलकुलेट होगा अमेरिका में, उसके अर्थव्यवस्था में। तो जहाँ की कंपनी हो वो वहाँ, अगर वो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, डब्लू मार्ट, ये सब जितना वी मार्ट नहीं, डब्लू मार्ट था ना, तो ये सब जितना जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ की भी हैं, तो ज़्यादा ब्रांड पे मत जाइए, अपने देश का सामान उपयोग करिए, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये याद रखिएगा।
लेकिन किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़माना ग्लोबल है। आखिर वे कंपनियां आ रही हैं तो हमारी कंपनियां भी तो जा रही हैं। सभी अपना अपना करेगा कि नहीं, सब बंद अर्थव्यवस्था, कोई लेन देन नहीं, तो वो भी अच्छा नहीं है। इसका ये अर्थव्यवस्था खोलने का ही ये था कि विशेषीकरण, पूंजीवाद, हम लोग बात किए थे ना, विशेष, आप कोई चीज़ में विशेष बनिए, मतलब कि वो ऐसा चीज़ का प्रोडक्शन करना है आपको कि वो सबसे, दुनिया में सबसे सस्ता आप ही के पास हो, सबसे कम कीमत पे और सबसे अच्छा, तो आपका बिकेगा, पूरे दुनिया में बिकेगा, सिर्फ अपने ही देश में क्यों, पूरे दुनिया में बिकेगा। तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, सारा कुछ है। तो चलिए धीरे धीरे बात होते चलेगा। तो ये समझ में आया, जीडीपी, इस माध्यम से हम लोग सारा कुछ निकाल रहे थे। दूसरा जो विधि है हमारा आय विधि। आय विधि एक दूसरे तरीके का है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि भारतीय के संदर्भ में, भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये दोनों का प्रयोग होता है, उत्पादन विधि का भी और आय विधि का। वो क्यों होता है हम लोग आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ तरीका देख रहे कैसे से यूज होता है। तो ये प्रोडक्शन वाले में सारा प्रोडक्शन का कॉस्ट है, तो फैक्टरिंग वगैरह कितना का प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि सारा कॉस्ट उसमें ऐड है। तो जो भी वस्तु या सेवा उत्पादन हुआ है सभी का कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। तो कितना का हम लोग प्रोडक्शन किए हैं इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, यही है हमारा जीडीपी। और उसके बाद धीरे धीरे निकलते जाएगा और यही हमारा निकल जाएगा एनएनपी एट एफसी, दैट मीन्स राष्ट्रीय आय। आय विधि में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं और काम के बदले सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे पहले इसमें क्या था ना, उत्पादन विधि में, कि किसान है, मान के चलिए किसान अपना गेहूं दिया, चीनी दिया, तो वहाँ ले जा करके गेहूं, चीनी और कुछ कुछ मिला करके उसको ब्रेड जो बनाया गया था, वो वाला एग्जाम्पल में, तो ये सब जो बनाया गया, तो इसमें क्या हुआ था कि सारा का कॉस्ट हम लोग इंक्लूड कर दिए थे और लास्टली फाइनली हम लोग देखे थे कि प्रोडक्शन कितना का हुआ एट एफसी। जैसे कि 10 रुपये का हम लोग बात किए थे उस समय, जिसमें से कि 2 रुपया टैक्सी था, तो 8 रुपये का फैक्टर कॉस्ट पे 8 रुपये का हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग कुल इसी को जोड़ लिए कि इतना का उत्पादन हुआ, इसमें सारा इंक्लूड हो गया। वो किसान भी इंक्लूड हो गया जो आटा दे रहा था या गेहूँ दे रहा था, और वो किसान भी इंक्लूड हो गया जो चीनी दे रहा था, वो मजदूर भी इंक्लूड हो गया जो उस पर काम कर रहा था। क्लियर है। लेकिन आय विधि में हम लोग क्या करेंगे कि सभी का आय जोड़ेंगे कि कौन कौन कितना कितना कमाया, चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेस पर्सन हो या फिर कोई किसान हो, चाहे कोई भी हो, सभी के आय को हम लोग इंक्लूड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमारा निकलेगा राष्ट्रीय आय। वही नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसमें भी आएगा कि इसमें भी नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड किया जाता है कि हमारे देश में कितना लोग सारा काम किए, सारा इनकम जोड़ो, विदेशों में कितना की आया वो जोड़ो, कितना गया इसको घटाओ, निकल गया हमारा आय विधि से। तो इसमें हम लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट वाइज कर रहे थे कि कोई प्रोडक्ट कितना का बना, इसमें सारा कुछ इंक्लूड है। आय विधि में सबका इनकम कैलकुलेट किया जाता है कि इनकम कितना है। तो ये देखिएगा, ये दिक्कत है ये भारत के संदर्भ में कि ये दोनों में से कोई भी एक अकेला अपूर्ण है, निकल ही नहीं सकता है। बहुत ही विविधता वाला हमारा देश है ना, बहुत ही तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के बिजनेस है, तरह तरह का कार्य है, तो सभी को एक में समाहित नहीं हो पाता है। तो इसलिए भारत में लगभग ये दोनों का यूज़ किया जाता है, ये दोनों यूज़ किया जाता है। एक होता है व्यय विधि। व्यय विधि में ये माना जाता है ना कि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, जितना भी उसका इनकम है, तो वो दो ही काम करते हैं, या तो वो पैसा खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है। खर्च कर दिए तो वो वस्तु पे खर्च करेंगे, तो जितना भी वस्तु बिका उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ इतना का बिका, इतना मतलब हमारा आय हो गया। राष्ट्रीय कैलकुलेट कैसे हो जाएगा कि वस्तु भाई कि पूरे लोग, सभी लोग कितना का मार्केटिंग हुआ, सब मिला के, सोना, चांदी, चावल, गेहूं, आटा, सब्जी, दाल, जूता, चप्पल, घड़ी, शर्ट, पैंट, जो भी मान लीजिए आप, सारा चीज़ का कि कितना का बिजनेस हुआ, कितना का प्रोडक्शन हुआ, तो वो बिक्री हो गया, तो जितना भी हो गया वो हो गया। और प्लस कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई आदमी पैसा कमाता है तो करता क्या है, या तो वो खर्च करता है, और नहीं अगर खर्च करेगा तो बचा के करेगा क्या, बचा के अब ज़मीन में गाड़ के रखने तो है नहीं सिचुएशन। तो क्या होता है कि भाई या तो वो खर्च कर दिया, या तो फिर वो बैंक में रखेगा या कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट जितना खर्च हुआ या फिर जितना पूंजी का निर्माण हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप बैंक में रखिए पैसा तो भी वो इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होगा, क्योंकि आप अगर बैंक में रखना है तो बैंक वाला अपने पास रख के थोड़े कि उसको शौक है कि मेरे पास बहुत 1000 करोड़ हो गया, वाह वाह वाह, सूद में पैसा दे रहा है। वो भाई सूद से कहाँ से पैसा देगा आपको, जो इंटरेस्ट मिलता है सालाना जो भी है 10% 12%, वो कहाँ से दे पाएगा, पैसा रख रख के थोड़े देगा।
वो क्या करता है, वो हमारे बिहाफ पे कर देता है। बैंक में पैसा आप दिए, कहीं पे भी आप कहीं पे भी पैसा दीजिए, वो पैसा जाएगा अल्टीमेटली इंडस्ट्री में ही, मतलब उद्योग में या फिर कोई भी सर्विस सेक्टर, कोई भी मतलब बिजनेस में ही वो काम में लगेगा, ताकि उससे और इनिशिएट किया जाए, वो पूंजी के तौर पर उपयोग होगा। जैसे कि मान के चलिए आप सोचते कह रहे हैं मेरे पास तो भाई 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, हम क्या बिजनेस कर लेंगे भाई, कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। तो बोले ठीक है भाई रख दो बैंक में। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शहर का बैंक है जिसमें कि 1 लाख आदमी इसी तरीके से सोचा कि भाई मेरे पास 10,000 है, 10,000 है, हम कहाँ करेंगे। तो 10,000 किसी के पास 20,000, किसी के 15,000, किसी के पास 5,000। तो वो बैंक क्या करेगा, सारा पैसा आ गया बैंक में। बैंक के पास अब क्या हो गया, मोटा पैसा। अब वो क्या करेगा, कहीं पे भी उसको इन्वेस्ट कर देगा, किसी को लोन दे देगा। तो जिसको लोन देगा, इन्वेस्ट करेगा, कहीं पे मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया तो उसके प्रॉफिट में हक होगा। यदि किसी को लोन दे दिया तो जिसको लोन दे रहा है उससे लेगा 15%, आपको देगा 10%, वो जो 5% बचा वो अपना सारा खर्चा भी चलाएगा, अपना प्रॉफिट भी कमाएगा। क्लियर है। तो ये है 3 विधियाँ, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये 3 विधियाँ हैं। इसमें से भारत में ये दोनों विधि का भरपूर प्रयोग होता है राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में, क्योंकि कुछ अब राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में अपूर्ण है, ये भी उत्पादन विधि भी अपूर्ण है, ये भी अपूर्ण है, दोनों अब एक दूसरे के लिए बिना अपूर्ण है। तो इसलिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है कि कुछ लोग, जैसे कि जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जैसे मान के चलिए हमारी आर्मी है, पुलिस है, आर्मी जो कि हमें विदेशों के आक्रमण से हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, पुलिस है जो हमारे लोकल स्तर पर चोर से, डकैत, गुड्डा, बदमाश जो भी हैं तो उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन उनके जो कार्य वो किए हैं देश के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए, जो भी काम वो किए हैं, उनका कैसे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन में है नहीं। जैसे मान के चलिए कुछ लोग जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, सेल में, गेल में, भेल में, तो उनका योगदान वहाँ काउंट हो जा रहा है, लेकिन इनका योगदान कैसे काउंट होगा, कैसे काउंट होगा, कुछ तो पता नहीं चल रहा है ना। प्रोडक्शन क्षेत्र में है नहीं ये, सर्विस सेक्टर में, बैंक में जो लोग हैं, डाकघर में जो लोग हैं, डॉक्टरी में जो लोग हैं, कुछ सरकारी डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं, तो सारे लोग हैं, तो उनका जो योगदान होता है, उनकी जो सर्विस का जो कैलकुलेशन होता है कि इन्होंने इतना का योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में दिया, वो उनके सैलरी के हिसाब से किया जाता है। तो सैलरीड पर्सन जो हैं तो वो उनका यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, और उत्पादन विधि वाला का उधर अलग में। सिर्फ ये देखा जाता है कि दोहरी गणना ना हो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो वहाँ पे हटा रहे थे ना, कि हम लोग को फैक्टर कॉस्ट पे, वो वहाँ पे क्यों नहीं काउंट कर रहे थे, वो इसीलिए नहीं काउंट कर रहे थे क्योंकि जो सरकार जो किया, उत्पादन कार्य में सरकार का कोई योगदान नहीं है। क्लियर है, स्पष्ट है। इसीलिए उसके उत्पादन में फैक्टर कॉस्ट पे सरकार का जो टैक्स दे रहे थे 1 रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, वो दोनों को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो पैसा लिया, सरकार जो पैसा लिया, वो किया क्या, कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। जैसे ये जो पुलिस सर्विस है या फिर आर्मी सर्विस है, ठीक है, आर्मी है, नेवी है, बहुत सारे हैं, तो जो लोग भी हैं, डॉक्टरी, सरकारी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और भी कई कर्मचारी हैं। जैसे आप लोग सचिवालय जाना चाहते हैं तो वो आप जो कर्मचारी बनिएगा, तो जितने भी BDO CO जो भी बनेंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो लोग भी हैं, अब क्या होगा, इन लोग को सैलरी कौन दे रहा है, इन लोग को सैलरी दे रहा है सरकार। सरकार का पैसा आया कहाँ से, यहाँ से। तो यदि यहाँ पे भी वो जो प्रोडक्शन वाले में आप आ जाइए, फिर से अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप पहले देख लीजिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। सिर्फ एक ही वीडियो देखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, सारा वीडियो को एक लाइन से देखते जाइए, तभी समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। तो वो वहाँ जो 2 रुपये हम लोग हटाए थे वो यहाँ पे काउंट होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे भी काउंट कर देते और यहाँ पे भी काउंट करते हैं तो ये दोहरी गणना हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। जैसे कि और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, तो आप लोग सोचिएगा कि सर वहीं पे काउंट कर देते हैं, वहीं पे कैसे काउंट कर देते हैं। और भी जैसे बहुत तरह का खर्च है ना, और भी बहुत तरह का खर्च है जो कि करता है सरकार, और उस पर भी मान लीजिए टैक्स ले लिया, तो बहुत हौच-पौच है। जैसे पैसा लिया, ठीक है, जिसको दिया, मान के चलिए आप CO बन गए, BDO बन गए, आपका सैलरी मिलने लगा भाई, आपका इनकम टैक्स के दायरे में आ गए, आपका साल भर में मान के चलिए 50,000 रुपया, 1 लाख 2 लाख रुपया आपका इनकम टैक्स लग गया। तो वो फिर से देखिए यहाँ पे काउंट होकर यहाँ से फिर सरकार के पास जाएगा। तो सिर्फ वहीं काउंट कर देने से भी काम नहीं चलता ना। इसीलिए किया जाता है कि सरकार के ओवरऑल खर्च को किया जाता है कि कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। तो जितना खर्च कर रहा है सरकार करेगा कहाँ से, जितना आएगा ना
तो इसीलिए टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता और बाद बाकी जो सरकार ये सब काम कर रही है उनका पैसा इंक्लूड किया जाता है। तो भारत के संदर्भ में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय के गणना के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी विधियाँ हैं और क्या कैसे कैसे ये फंक्शन करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से मद राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो जो कि पूछा गया था कि 15 लाख और वो महीना 6,000 रुपये वाला, वो कहाँ इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं, इसे हटाते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि जो भी लोग उत्पादन में काम कर रहे हैं, मतलब किसी को भी वो पैसा जो मिला है या प्राप्त हुआ है वो किसी काम के बदले मिला है या फ्री फोकट में मिला है। एक मूल कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिएगा, यदि वो कोई काम किया है या काम किया था उसके बदले पैसा मिल रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा, और यदि फ्री फोकटिया में मिल गया है तो वो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल यही ले लीजिए, मान के चलिए आपका 15 लाख रुपया वो अगर आ जाता और सबको आपको 15-15 लाख रुपया मिल जाता, हम लोग लखपति बन जाते। अच्छा लग रहा है सोच के, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या वो जो 15 लाख रुपए मिला हम लोग को, मतलब मिला नहीं, मिल जाता, तो उसके बदले हमने कोई काम किया? काम तो नहीं किया था। अब कुछ लड़के बोलेंगे कि कैसे नहीं काम किए थे, वोट तो दिए थे। तो वोट देना आपका एक अधिकार भी है और वो आपका कर्तव्य भी है, ये चीज़ है। ये आप 15 लाख के लिए वोट नहीं दिए, ऐसा तो था कि एक वोट 15 लाख, एक वोट 15 लाख, वोट बिक तो नहीं रहा था। ये था कि आपने कुछ योगदान दिया कि नहीं दिया, मेहनत का कुछ किया कि नहीं किया। मेहनत का मतलब कि आपने काम किया या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भाई अब बोलिए कि भाई जो डीसी साहब होते हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब क्या काम कर रहे हैं, वो कोई मेहनत का काम कर रहे हैं। मेहनत ऐसा नहीं, वो काम करना चाहिए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि काम के बदले नहीं मिल रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट नहीं होता। यदि वो 15 लाख आ भी जाता तो वो जीडीपी में काउंट कि आपके होता नहीं। आप कहाँ है, आप काम किए हैं, राष्ट्रीय आय में आपका कैलकुलेट ही नहीं होगा। आपका NNP/FC जो है राष्ट्रीय आय, उस पर काउंट नहीं होता। यदि आपको ये जो 5,000-6,000 रुपये महीना वाला जो अगर मिल जाता मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, तो ये भी बताइए, ये जो आप छात्र हैं, हम छात्र हैं, सभी लोग छात्र जितने भी हैं सभी तो छात्र ही बन जाएंगे कि भाई 6,000 रुपये चलो महीना मिल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो मिलेगा तो ये भाई कोई काम के लिए मिलेगा या फ्री फोकटिया मिल रहा है? मिल तो रहा था फ्री फोकटिया ही। ये इसलिए कि सरकार हमें काम नहीं दे पा रही है, ये सरकार की नाकामी है, ये चीज़ है। लेकिन ये सरकार की नाकामी है, लेकिन ये आपकी काबिलियत को साबित तो नहीं कर दे रहा है कि भाई आपको 6,000 रुपये मिल जाए, कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। सरकार की नाकामी है, आपकी भी। खैर आपको तो मौका ही नहीं मिल रहा एग्ज़ाम के लिए, तो क्या बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई आपको जो पैसा मिलेगा आपने उसके बदले अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दिया नहीं है, किया नहीं है, कोई काम किया नहीं है। तो इसीलिए आपको जो ये महीना जो मिलने वाला बात था कि 6,000 रुपये जो मिलेगा, ये भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए छात्रवृत्ति वाला बात तो ही हो गया। जैसे वृद्धा एक तो पेंशन जो होता है, पेंशन में बहुत विवाद है, ये याद रखिएगा। पेंशन में जो विवाद वाला है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते रहे, ठीक है। जो कुछ विवादास्पद है ना, उस पर थोड़ा चर्चा करते रहो, और बाद बाकी आप लोग को टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा ये कि लिस्ट ही पूरा दे देंगे आपको कि भाई कौन कौन सा शामिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक एक पे चर्चा करेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को शॉर्टकट में जो विवादास्पद है उस पर चर्चा करते हैं। तो ये है कि पेंशन कहीं कहीं होता है कि राष्ट्रीय में शामिल होता है, कहीं नहीं होता है। अब है कि भाई कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि पेंशन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेंशन होता है, सारा पेंशन को एक ही मत समझिएगा, 2-3 तरह का पेंशन है। जैसे आप चलिए यहाँ पे मान के चलिए 3 तरह का पेंशन। एक है क्या, एक है वृद्धा पेंशन, एक होता है क्या
विधवा पेंशन, इनको भी तो पेंशन मिलता है। एक होता है जो रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है ना पेंशन, वो वाला पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन। मतलब कोई कर्मचारी था सरकारी, कोई कंपनी भी, आजकल बहुत सारे लोग पेंशन वाला स्कीम करता है, तो अपना वो जो भी है, तो ये हो गया 3 तरह का पेंशन। अब ये देखिएगा वृद्धा पेंशन। तो ये जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो किसको मिलता है? ये तो सभी को मिलता है ना, कि जिसकी भी उम्र, जो वृद्ध हो गए हैं उनको ये वृद्धा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बदले तो वो कोई काम किए नहीं हैं, वो तो उनकी अवस्था पे मिल रहा है। उसी प्रकार से विधवा पेंशन, वो कोई काम किए, ये जो पैसा मिल रहा है, जो भी महीने का मिलता है 500, 800, 1000 जो भी है, तो वो जो मिल रहा है वो कोई काम के बदले ये मिल नहीं रहा है, ये इनकी अवस्था पे मिल रहा है कि चूंकि ये काम करने में असक्षम है, लेकिन हमारा जो देश है वो कल्याणकारी राज्य है और यहाँ पे सभी को जीने का अधिकार है, इसलिए उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ पैसा सरकार की ओर से मिलता है भत्ता के तौर पर, पेंशन के तौर पर। इसी को कहा था, ये हो गया वृद्धा पेंशन और एक विधवा पेंशन। ये दोनों शामिल राष्ट्रीय आय में नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय में शामिल नहीं होते हैं, हालांकि वो मिल रहा है। अब है रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन। तो ये जो पेंशन मिल रहा है वो फ्री में नहीं मिल रहा है, ये याद रखिएगा। ये पेंशन उनको मिलता है जिन्होंने इसके बदले काम किया था, अभी वो रिटायर हो गए हैं और इसके हकदार हैं, तो उन लोगों को ये मिल रहा है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है ना पेंशन, ये वाला शामिल होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये उनको काम के बदले मिल रहा है कि उन्होंने काम किया था, इसलिए ये मिल रहा है। ये फ्री फोकट में नहीं मिल रहा है, ये हमको आपको जो भी नौकरी में नहीं उनको नहीं मिलता है, जो लोग काम किए हैं उन्हीं को मिलता है। और ये है कि जो है सब बराबर सबको मिलता है, जो भी इस कंडीशन में हैं उनको सभी को ये मिलेगा। तो ये दोनों शामिल नहीं होता, ये होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। तो अब जो भी आएगा ना उसको आप लोग दिमाग से लगा लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ये चीज़ आप लोग को बताया ना कि अगर वो काम कर रहा है तो ऐड होगा, काम नहीं कर रहा है तो ऐड नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारा कुछ भी सर पूछ दे, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई समझ लीजिए। जैसे कि क्या है, और मान के चलिए कभी क्वेश्चन भी एक बार पूछ दिया था कि बच्चों को मिलने वाला पॉकेट मनी वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो भाई बच्चा को जो पॉकेट मनी दिया जा रहा है गार्जियन के द्वारा, तो क्या वो काम कर रहा है? अब वो बोलेगा कि नहीं महीने का मेरा भी इनकम है 2000, 1000, तो वो कोई काम तो नहीं कर रहा है, वो तो इसलिए दिया जा रहा है कि चलो पॉकेट खर्च है, बच्चा है खाए पिएगा, तो इसलिए दिया। तो बच्चों को मिलने वाला जो पॉकेट मनी वो भी इंक्लूड नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब है एक विवाद वाला ये रहता है कि कमीशन ऐड होता है या नहीं होता है। अब है कमीशन 2 तरह के, कमीशन भी 2 तरह के हैं। जैसे बोला जाता है ना, जैसे कि आम भाषा एक हो गया कि जो ब्रोकरी का काम कर रहे हैं, नहीं तो है, जैसे हम लोग आम भाषा में इधर बोलते हैं दलाल, जो दलाली कर रहा है, ज़मीन का हो, घर का हो, किसी का भी हो, तो वो जो दलाली कर रहा है, या फिर कोई गाड़ी का हो, तो ये जो होता है ये ब्रोकरी हो गया। तो ये दलाल, जैसे दिल्ली वगैरह में अगर बोल दीजिएगा ना जा करके कि भाई यहाँ दलाल जी कौन है, तो गुस्सा जाएगा कि दलाल हैं हम, यहाँ प्रॉपर्टी डीलर हैं। क्या है वहाँ पे बोला जाता है? प्रॉपर्टी डीलर। तो वहाँ पे डीलर साहब बोलिए कि डीलर जी, डीलर साहब। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है, खासकर आप अगर स्टूडेंट हैं, जैसे रांची में तो खैर नहीं है ये चीज़ कि रांची में रूम खोजने जाइए तो भाई अपना ढूंढिए, कॉन्टैक्ट से निकालिए, इस प्रकार से। दिल्ली में ये सिस्टम नहीं है, दिल्ली में भैया कोई रूम देगा ही नहीं, आपको आना पड़ेगा वही ब्रोकर के थ्रू से ही। और ये सिस्टम होता है कि जितना आप दीजिएगा फर्स्ट मंथ का, मान लीजिए आप एक फ़्लैट लिए कि 10,000 का फ्लैट लिए, तो 10,000 का फ्लैट लिए तो ब्रोकरी होता है कि कोई ब्रोकर लोग लेता है कि 1 महीने का एडवांस ले लेगा, जितना का रूम है उतना का आधा ब्रोकरी ले लेगा, 5,000 रुपये आपसे वो ब्रोकर ले लेगा रूम के बदले। तो वो जब जो कमीशन है, जैसे कोई ज़मीन ही हो, ज़मीन दलाल जानते हैं आप लोग, कि जो ज़मीन का ब्रोकरी कर रहा है, घर का ब्रोकरी कर रहा है, गाड़ी का ब्रोकरी कर रहा है, कोई भी चीज़ ब्रोकरी कर रहा है, तो उसका कमीशन जो बना है वो ऐड होगा या नहीं होगा। तो चूंकि ये क्या है, 1 नंबर काम है,
ठीक है, वो काम कर रहा है ना, आखिर वो ठीक है, हम लोग बोलते हैं दलाल है दलाल, लेकिन वो भी तो बेचारा अपना पूरा समय दे रहा है। जो ज़मीन को खरीदना और उसको बिचवाना इतना आसान काम तो है नहीं। कोई भी चीज़, गाड़ी मान लीजिए, कोई जैसे नहीं, आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा बहुत ट्रेंड हो गया है ना, प्रेमसेंस, ट्रू वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब ब्रोकरी है ना, नए रूप का ब्रोकरी, ये सब नए रूप के दलाली बोल सकते हैं कि दलाली का ये नया रूप है, कमीशन बेस्ड। तो ये सब अब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा प्रोफेशन बन गया है। ये पहले उसको हे नज़र से बोला जाता, कह रहे तो दलाली करता है, लेकिन अब वो प्रोफेशन हो गया है कि वो डीलर है, गाड़ी का है, चाहे ज़मीन का है, चाहे प्रॉपर्टी का है, तो वो सब काम कर रहे हैं, क्योंकि समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो समय दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी मान के चलिए खरीद लिए, उसको बिचवाना इतना आसान है, ज़मीन खरीद लिए, सही से ज़मीन खरीद पाए कि नहीं खरीद पाए ये, और उसको फिर कस्टमर को बेच पाना, डील करना, ये सब भी बहुत सारा काम है ना। तो अगर वो काम कर रहा है, चूँकि काम तो कर ही रहा है ना, तब ना उसको पैसा वो कमा रहा, 2 पैसा उससे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सभी दलाल है, दुकानदार है, तो फिर तो वो भी बोले कह रहे इतना मैं अपना बेच दे, दलाली खा रहा है। अरे भैया, वो सामान अपना समय दे रहा है, अपना पैसा लगाया, सारा कुछ किया, तो भाई तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो ये वाला कमीशन इंक्लूड होगा, लेकिन वो वाला कमीशन जो टेबल के नीचे से लिया जाता है ठीक है, जितने मान लीजिए कि जो अधिकारी हैं, सरकारी या गैर सरकारी जो भी कह लीजिए, प्राइवेट वाला, प्राइवेट में भी बहुत सारा काम कराना होगा तो आपको घूस देना पड़ता है, उसी प्रकार से वही हाल कुछ सरकारी का भी है। तो जो टेबल के नीचे से जो दिया जाता है वो भी एक प्रकार का कमीशन ही है, तो वो वाला कमीशन इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो हो जाता है ब्लैक मनी। क्योंकि क्या होता है, वो शो ऑफ नहीं होता है। कई ऐसे लोग दिखेंगे कि जो कि हैं छोटे पद पे और दिखेगा कि उसका करोड़ों का संपत्ति है, सैलरी कितना है, 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है, लेकिन संपत्ति करोड़ों का बना लिया। कैसे भाई? वो तो पूरा जीवन का मिला देगा सैलरी, तो वो उसका करोड़ों रुपया नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी उसका सैलरी, उसका मकान देखिएगा इतना बढ़िया, उसका भाई संपत्ति इतना बढ़िया। तो ये सब क्या है, वो टेबल के नीचे वाला कमाल है। तो ये होता है, वही होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी है क्या? लेकिन रंगभेद हम लोग नहीं बोलते, भेदभाव नहीं करते, लेकिन होता बहुत है भेदभाव। देखिए इसमें भी रंगभेद, ब्लैक मनी मतलब खराब, जो पैसा नहीं चुकाया उसके पास अगर 2 नंबर का पैसा है तो ब्लैक मनी। भाई काला मनी हो गया तो खराब हो गया, भाई कुछ और नाम देता है, रंगभेद वाला काहे वो अपनाते हो भाई। खैर चलिए, ये सब हो गया। अब इसके बाद आपको समझ में आएगा, अब एक जो सब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये याद रखिएगा कि उत्पादन जो है, उत्पादन वाले में भी 2 यहाँ पे होता है विवाद। स्व उपभोग के लिए किया जाने वाला उत्पादन, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये याद रखिएगा कि आपका कोई खेत है, आप खेती कर रहे हैं स्व उपभोग के लिए, मतलब उत्पाद कर रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे, तो वो अपने खा जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि आपने उत्पादन कार्य किया है। एक इसका विवादास्पद क्वेश्चन में जोड़ करके कर देता है कि अवकाश की अवधि पर आप अपने बागान में किया जाने वाला सब्जी और फल का उत्पादन जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा। तो इसमें कहा जाता है कि ये शामिल नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता है, याद रखिएगा कि अवकाश के समय में, मतलब आप निठल्ले बैठे हुए हैं, छुट्टी है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो काम था वो काम कर नहीं रहे हैं, मतलब जो भी है छुट्टी वगैरह जो भी है, तो उस समय में आप लीजर पीरियड में हैं और उस समय में आपको बागान में चल के, अरे भाई चल 2-4 को कुछ सब्जी वगैरह लगा दिया जाए, बागान है ही, लगा देते हैं, शौकिया फूल लगा दिए शौकिया, तो वो आपका राष्ट्रीय में काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन आप एज ए प्रोफेशनली उस पर काम करके अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं तो काउंट होगा। और मंडी पे अगर चला जाए आपका उत्पादन तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये क्लियर है। इसके बाद और बात कर लेते हैं कि जैसे हाँ, सेकेंड हैंड चीज़ में अगर कोई भी वस्तु है, सेकेंड हैंड चीज़ जो है बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो अभी जैसे जो हमने देखा कि जो ज़मीन है लेन देन हो रहा है, या फिर जो ये क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड हैंड गाड़ी है गया, जैसे ट्रू वैल्यू वगैरह पे हम लोग जो बात किए, बहुत सारा है, कार24, ये सब आजकल सेकेंड हैंड गाड़ी का जो बन गया है वेबसाइट वगैरह, तो ये सब जो काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी मान लीजिए 2000 पहले का, 2015 का है, 16 का है, लेकिन उसको अभी फिर से रीसेल किया जा रहा है। तो जो जितना में बिका वो काउंट नहीं होगा, उसका जो कमीशन बना, चूँकि वो काम के बदले पैसा मिला है, तो वो सिर्फ काउंट होगा, रीसेल वैल्यू काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो उसका जितना का उत्पादन हुआ, वो जो गाड़ी है अभी मान के चलिए 10 लाख का गाड़ी है, अभी बिक रहा है 5 लाख रुपये में, ठीक है, तो ये 5 लाख काउंट नहीं होगा, उसका जो कमीशन कमाया है वो उतना काउंट होगा।
और ये जो 10 लाख था वो काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जिस वर्ष, मान लीजिए 2015 का गाड़ी है, तो 2015 में जब ये गाड़ी बना था उसी वर्ष के राष्ट्रीय आय में ये शामिल हो चुका था, जीडीपी में, जीएनपी में शामिल हो चुका था। तो उस साल के हो चुका था, तो फिर इस साल कैसे होगा, क्योंकि ये नया प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो इसको काउंट क्यों करेंगे। क्लियर है। पुराने चीज़ों का जो लेन देन है उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। एक और है कि फाइनेंशियल जो लेन देन होता है ना, शेयर का, बॉन्ड का, डिवेंचर का, तो ये सब भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मेरे पास, मैंने शेयर कोई खरीद के लिया है, ठीक है, अब उसको फिर हम दूसरा को बेच दिए, वो तीसरा को बेच दिया, वो चौथा को बेच दिया, साल भर में वो 1000 बार बिका, तो 1000 बार उसको राष्ट्रीय में थोड़े शामिल करते रहते हैं, नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर ये सब जो है, इसका फाइनेंशियल जो ये जो बिक्री वगैरह है ये सब इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड हैंड जो गाड़ी है उसका, सेकेंड हैंड गाड़ी या फिर सेकेंड हैंड चीज़ कोई भी है, उसका क्रय बिक्री का जो भी मूल्य है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ कमीशन इंक्लूड होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लिए हैं उत्पादन वगैरह पे। बाकी जो सैलरीड पर्सन है वो तो है ही, छात्रवृत्ति पे बात कर लिए हम लोग, और ये सब सारा पेंशन वगैरह पे बात कर लिए। विवादास्पद यही होता है। एक होता है रूम रेंट वगैरह, ये याद रखिएगा, जो भी शहरी क्षेत्र में हैं उनका, जिनका होल्डिंग टैक्स लग रहा है, ये याद रखिएगा, वो भले उनका अपना मकान है लेकिन सरकार के नज़रों में वो क्या है, वो इनकम का एक सोर्स है। और अगर आप शहर में अपने मकान में ही रह रहे हैं लेकिन आपको होल्डिंग टैक्स जो लग रहा है, तो सरकार मान के चलेगा कि इतना का काम हुआ, एज ए रेंटर आपको वो मान के चलेगा। समझ में आ रहा है। क्षेत्र वाइज वहाँ पे होल्डिंग टैक्स भी लगता है, जैसे कि आप बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं, हाउसिंग पर्पज से ले रहे हैं, इस हिसाब से होल्डिंग टैक्स तय होता है और उस हिसाब से वहाँ का मूल्य तय होता है कि हमारे एरिया में कितना का काम चल रहा है। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ये याद रखिएगा। अगर आप हैं, आपका होल्डिंग टैक्स लग रहा है, आप शहर में हैं, इसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो अगर आप शहर में हैं और अपने मकान में भी रह रहे हैं तो भी वो मकान में माना जाएगा कि आप वो किराए के मकान में हैं और उसके मिलने वाला भाड़ा भी राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा। क्लियर है। ये सब जो था कुछ विवादास्पद वाला, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाद बाकी ये सब पूरा एक लिस्ट है कि कौन कौन से मत शामिल होते हैं, कौन से मत शामिल नहीं होते हैं। ये पूरा लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए, 15 लाख और 6000 का इंतज़ार ना करें, पढ़ाई पे लगे रहें, उनके भरोसे ना बैठें, अपना पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में। धन्यवाद।